आत्मक्षमा की चुनौतियाँ। आत्मक्षमा कोई आसान काम नहीं है। आत्मक्षमा करते समय बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि हमारा चेतन और अवचेतन मन इतनी आसानी से खुद को दोषी नहीं मानता। दूसरों की गलतियाँ दिखनी बहुत आसान होती हैं, खुद की गलतियाँ स्वीकार करना बेहद कठिन। कुछ एक चुनौतियाँ इस प्रकार हैं। 1. जब भी कोई व्यक्ति अनिश्चितता के क्षेत्र में प्रवेश करता है तब वह भ्रम और अनिर्णय की स्थिति महसूस कर सकता है। 2. स्वयं को क्षमा करना और स्वयं को दोष देना ये एक दूसरे से काफ़ी अलग है। नए तरीकों को अपनाना किसी के लिए भी आसान नहीं, उसमें थोड़ा समय लगता ही है। भावनाएं हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह एकल और मिश्रित दोनों होती हैं। भावनाएं हमारे विचारों और व्यवहार को प्रभावित करती हैं और हमें निर्णय लेने में मदद करती हैं। मिश्रित भावनाओं जैसे खुशी और दुख का मिश्रण, प्रेम और क्रोध का मिश्रण, आशा और निराशा का मिश्रण के कारण हमारी आंतरिक प्रोग्रामिंग प्रभावित हो सकती है और हमें विभिन्न संकेत भेज सकती है, जैसे कि हमें अपने निर्णयों पर पुनः विचार करने के लिए प्रेरित कर सकती है, हमें अपने रिश्तों में बदलाव के लिए प्रेरित कर सकती है, हमारे जीवन में नए अवसरों की तलाश के लिए प्रेरित कर सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें सकारात्मक तरीके से प्रबंधित करें। 4. जब आप आत्मक्षमा की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो आपके करीबी रिश्तेदारों और मित्रों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग हो सकती हैं। आपके कुछ बहुत करीबी रिश्ते आपकी आत्मक्षमा की प्रक्रिया पर अपना समर्थन कर आपको प्रोत्साहित करेंगे, जबकि कुछ रिश्ते आपके इस साहस पर आपका मजाक बनाकर आपको निरुत्साहित भी कर सकते हैं। 5. आत्मक्षमा के बाद आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन कई मायनों में बदल चुका है और आप दुनिया को एक नए परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। आपके विचार, व्यवहार और निर्णय सभी बदल जाएंगे और आप एक अधिक सकारात्मक और स्वस्थ जीवन जीने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। 6. संकीर्णतावादी और आदर्शवादी लोग अक्सर आत्मक्षमा को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस नहीं होता। वे अपने आप को दोष मुक्त मानते हैं और दूसरों को दोषी ठहराते हैं, जो आत्मक्षमा की प्रक्रिया के एकदम विपरीत है। 7. आत्मक्षमा कभी कभी अत्यधिक सोचने का कारण भी बन सकती है। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद आप अपने निर्णयों और कार्यों पर सवाल उठाने लग सकते हैं, लेकिन अंततः यह आपको अपने जीवन में सुधार लाने और बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है। 8. अत्यधिक सोचने का एक नुकसान यह भी है कि कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें अपनी गलतियों की क्षमा मांगने में बहुत देरी हो चुकी है और अब बदलाव लाना संभव नहीं है। 9. कुछ लोगों के अतीत के अनुभव इतने दर्दनाक और परेशान करने वाले होते हैं कि वे आत्मक्षमा की प्रक्रिया से गुजरने में असमर्थ होते हैं। 10. कुछ लोगों को लगता है कि आत्मक्षमा कमज़ोर लोगों की प्रक्रिया है और वो आत्मक्षमा की प्रक्रिया से गुजरने के बाद कमज़ोर समझे जाएंगे। 11. लोग अपनी गलतियों का मूल्यांकन करने में वस्तुनिष्ठ नहीं होते, अर्थात तटस्थ नहीं होते, क्योंकि वे अपनी भावनाओं और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से प्रभावित होते हैं और अपनी गलतियों से सीखने के स्थान पर उन्हें नकारने की कोशिश करते हैं। 12. कुछ लोग अपनी गलतियों के लिए खुद को जिम्मेदार ना मान ईश्वर को दोष देते हैं और इसलिए आत्मक्षमा की प्रक्रिया से गुजरने में असमर्थ होते हैं। 13. शोधकर्ताओं का मानना है कि आप इस
कि अभी इस अधिक काम नहीं किया गया है कि बच्चों और किशोरों को क्षमा सिखाना बाल विकास के शुरुआती चरणों में कल्याण को कैसे बढ़ावा दे सकता है। अर्थात बच्चों और किशोरों को क्षमा सिखाने पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है ताकि वे अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकें। 14. अब भी क्षमा और उसके स्वास्थ्य लाभों के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक संबंध को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। 15. सांस्कृतिक और राजनीतिक वातावरण दूसरों के बारे में नफरत और पूर्व कल्पित धारणाओं को बढ़ावा देता है जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इसलिए उन्हें पूर्ववत करना बहुत कठिन है। 16. क्षमा मॉडल को सामान्य प्रकृति के बजाय यदि व्यक्तिगत दृष्टिकोण के अनुसार अनुकूलित किया जाए तो बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे।